गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस कंपनी की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक बार देख लें। चलिए, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर मैरिन बिजनेस फॉर 2011-12। डायरेक्ट, ठीक है, ये हमको इंफॉर्मेशन दी है। डायरेक्ट बिजनेस इनकम, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, क्लेम आउटस्टैंडिंग, bad debts, interest on dividend, gross rent received from properties, investment in government securities, investment in shares, commission paid on direct business, expenses of management, income tax deducted, profit and loss का opening balance, other expenses, reinsurance premium जो received हुआ है, outstanding claim, and direct claim paid, reinsurance claim paid. Prepare a revenue account and profit and loss account for the year after taking into the following. All direct risks are reinsured for 20%. Great. Claim a commission of 20%, 25% on reinsurance ceded. मतलब जो भी हम अपना इंश्योरेंस री कराते हैं, जो दूसरी कंपनी, मतलब किसी क्लाइंट ने हमसे इंश्योरेंस कराया, तो हम उसकी एक रिस्क दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से अपना री करा लेते हैं। उसे कहते हैं बिजनेस को सीड करना। तो उस पर हमें कमीशन मिलेगा और हम प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट में पढ़ाया था मैंने। प्रोवाइड 25% ऑन द कमीशन एक्सेप्टेड ऑल्सो। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की ये दे रखी हैं, एडजस्ट सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द टू कैटेगरीज। प्रोवाइड 60%, 65% ऑफ द इनकम टैक्स। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ज़्यादा टेक्निकल्स में ना जाके सबसे पहले जो हमें बनाना है उनके हम फॉर्मेट्स ले लेते हैं। ठीक है, यस। सो हमें बनाना है रेवेन्यू अकाउंट्स। इसका जो फॉर्म BRA, ठीक है, हाफ पेज में हमारा रेवेन्यू अकाउंट्स आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे शेड्यूल नंबर और ये अमाउंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। इसका होगा फॉर्म P&L। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले नंबर 1 प्रीमियम अर्न्ड नेट, नंबर 2 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और रिडेम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 others, number 4 interest, dividend and rent gross। इसका जो टोटल होता है उसे हम लिखते हैं टोटल A। इनकम का हो गया। अब यहाँ पर आता है क्लेम इनकर्ड नेट। दूसरा होता है कमीशन का। तीसरा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है जी, ये हमारा शेड्यूल नंबर 1 बनता है। ठीक है,
इसका टोटल हो जाएगा टोटल बी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस, ये ए माइनस बी यहाँ आ जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ हम लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम रेवेन्यू अकाउंट। देन नंबर 2 लिखते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। नंबर 3 पे आता है अदर्स। इनका फिर टोटल ये कहलाएगा हमारा टोटल ए। क्लियर है ना। अब हम नंबर 4 लिखते हैं प्रोविजन। यहाँ पर टैक्स नहीं आता है तो यहाँ पे लिख दीजिए अदर देन टैक्सेशन। ठीक है। फिर लिखें नेट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जो चेंज डिक्रीज हो गया। फिर अदर एक्सपेंसेस, ये हो जाएगा हमारा टोटल बी। ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी। ए माइनस बी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसमें से हम माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। ये मैंने एक फॉर्मेट सिलसिलेवार तरीके से बना दिया है जिससे एक ही बार में पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन जो दी है उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके इस फॉर्मेट पे डाटा को हम प्लेस करेंगे। क्लियर है। यस। चलिए देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि डायरेक्ट बिजनेस इनकम रिसीव्ड 50 है। ठीक है। आगे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, क्लेम आउटस्टैंडिंग। इंफॉर्मेशन आपको बहुत अलग अलग तरीके से दी होगी, उसी में से हमें एक एक इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करके बनाना है। सबसे पहले जो हमारा शेड्यूल 1 बनता है, शेड्यूल 1 वो बनता है प्रीमियम अर्न्ड नेट। ठीक है। प्रीमियम अर्न्ड नेट, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस प्लस करते हैं रीइंश्योरेंस या प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड, लेस करते हैं प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस सीटेड। ठीक है। फिर ये हमारा नेट प्रीमियम आएगा। इस नेट प्रीमियम में हम लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन
रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। तो ये आ जाएगा हमारा प्रीमियम अर्न्ड नेट। डन। इसके लिए एक वर्किंग नोट बनेगा। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क हम देखेंगे ओपनिंग की कितनी है, 1 अप्रैल 2011 की दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल 2011 ये हमें दे रखी है 60 लाख। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 31 मार्च 2012 की कितनी बननी है, क्वेश्चन में दी है। किस चीज़ का है ये, जनरल इंश्योरेंस है, सॉरी कहीं देखो, मैरीन बिजनेस है, ये देखा ऊपर ही लिखा है। मैरीन बिजनेस में 100% ही बनाई जाती है। ठीक है, चलिए ये आएगी हमारी 100% ऑफ नेट प्रीमियम। चलिए शुरू करते हैं। प्रीमियम फॉर डायरेक्ट बिजनेस ये हमें दे रखा है 50, मिल गया, ऊपर देखिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 50। इसके बाद प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस रिसीट्स जो दे रखी हैं वो दे रखी हैं 5। और प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि हम 20% जो भी डायरेक्ट बिजनेस है उसका हम री इंश्योरेंस करा लेते हैं। पहली लाइन लिखी है, ऑल डायरेक्ट रिस्क आर री इंश्योर्ड फॉर 20% ऑफ द रिस्क। तो इसका मतलब है इसका 20% हमने प्रीमियम भी पे किया होगा। तो 100% ऑफ द प्रीमियम ये 45 है। इसका मतलब है ये चेंज है, ये चेंज आया, और इसके आगे आप गौर से लिखेंगे एक्सेस प्रोविजन। हमारा ये 15 का एक्सेस प्रोविजन है, तो अब ये एक्सेस प्रोविजन है तो ये प्लस होगा। डन। तो ये हमारा प्रीमियम अर्न आ गया 60। अब हम शेड्यूल 2 बनाएंगे, क्लेम इनकर्ड नेट। क्लेम इनकर्ड नेट में देखिए आपके पास जो क्लेम पे किए हैं वो देखिए कितने हैं। क्लेम पे किए हमने 25, री इंश्योरेंस क्लेम पे किए 4, क्लेम पेड जो डायरेक्ट बिजनेस के हैं वो हैं 25, क्लेम पे किए हैं जो री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किए थे वो हैं 4। ओके, तो अब क्लेम रिसीव भी हुए होंगे, कौन से फ्रेंड, हमने यहाँ पे बताया कि हमने 20% रिस्क को रिकवर कर रखा है। तो जो क्लेम पे किए हैं उसका 20% हमें रिसीव्ड भी हुआ होगा, क्योंकि ये बिजनेस हमने दूसरे जगहों से, तो इसका 20% हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
सो नाउ इट इज़ 24। इसमें अब ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2012 30, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2011 20। तो ये आया हमारा 34 क्लेम इनकर्ड नेट। ठीक है, चलिए अब शेड्यूल 3 बनेगा हमारा। शेड्यूल 3 कमीशन के लिए। तो यहाँ पर कमीशन पे किया है जो डायरेक्ट बिजनेस है, कमीशन रिसीव्ड होगा जो रीइंश्योरेंस सीडेड है। फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में देखिए ये कमीशन के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ डायरेक्ट बिजनेस का कमीशन दे रखा है। ठीक है, रीइंश्योरेंस का कोई कमीशन नहीं दे रखा है। यहाँ से आपको टेक्निकल नॉलेज लेनी है। देखिए डायरेक्ट बिजनेस का कमीशन कितना दे रखा है इन्होंने, 5। ये तो हो गया 5। अब रीइंश्योरेंस एक्सेप्ट किया है तो जो प्रीमियम आया था उसी पे तो कमीशन दोगे। और जो आपने बिजनेस सीड किया था उस बिजनेस पे आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये आया 3.75 कमीशन। क्लियर। ये जरा तीनों चीज़ें मैं P&L में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 60 क्लेम हाउ मच 34 और कमीशन 3.75। अब हम और ध्यान देते हैं। अब हमें लेना है एक्सपेंसेस ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, क्या लेना है, एक्सपेंसेस ऑफ द मैनेजमेंट। ये हमारे अगले शेड्यूल में आएगा। ये हमारा जो शेड्यूल होगा ये होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए। ओके, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास देखिए पहले हम उन चीज़ों को हटा देते हैं जिनका हम यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 इसका हम यूज़ कर चुके हैं, तो इसको क्या करें, कलर कर दें, क्योंकि याद नहीं रहेगा ना इस पे। कमीशन ये भी हमने कर दिया इस पे। इसके बाद रीइंश्योरेंस प्रीमियम, इस एक्टिविटी पे भी हम काम कर चुके हैं। ओके, अब सिर्फ हमारा रह गया है एक्सपेंसेस ऑफ द मैनेजमेंट। तो एक्सपेंसेस ऑफ द मैनेजमेंट हम लेंगे यहाँ से। कितने दे रखे क्वेश्चन में,
एक्सपेंसेस ऑफ द मैनेजमेंट, जो मेरे पास मटेरियल है उसमें 15 है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, ठीक है। इसके बाद और अदर एक्सपेंसेस भी हैं, वो भी ले लेंगे। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आप लिखें एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट 15, अदर एक्सपेंसेस 1.25, 16.25। ठीक है, ये 16.25 हमारे यहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए अब और पढ़ते हैं। सो बेसिकली हमने एक्सपेंसेस इसको यूज़ कर लिया है और हमने अदर एक्सपेंसेस को भी यूज़ कर लिया है। डन। ये एक तरीका है क्वेश्चन में से कन्फ्यूजन ख़त्म करने का। अब देखिए, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड और रेंट, ये दोनों दे रखे हैं, ये 15 है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये आपके दोनों को जोड़ देंगे तो ये है 15, ये भी हमारे रेवेन्यू अकाउंट में आ जाएंगे। सो अब इसका टोटल करें तो ये 75 हो गया, इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 54, तो ये आया हमारा 21, तो ये आया हमारा 21। ठीक है जी, ओके। ये कुछ भी नहीं है, देख लो आप ट्रायल बैलेंस में। अब आपके पास सिर्फ एक आइटम बचा है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट वैल्यूज़ और आपके बेड डेट्स, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो इसलिए दिए हैं कि जिससे आप उनकी सिक्योरिटीज़ में चेंज देख सकें। तो ये 21 है। ठीक है जी। अब ये जो बेड डेट्स हैं, एक्चुअली ये एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट का ही हिस्सा था, तो मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि मैंने सीधा उसे बड़ा 15 कर दिया। ठीक है। सो नाउ हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं बनना है, नहीं। अब हमें देखना है चेंजेस इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके लिए आप बेटर है एक वर्किंग नोट बना दें, वर्किंग नोट 2। ठीक है। सो वर्किंग नोट 2 में आप लिखेंगे चेंजेस इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके। अब आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 1 अप्रैल को 100 है और अब हो गई है 105। सो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑन 1st April 2011 it was 100. Investment in government securities on 31st March 2012, now it is 105. So net इंक्रीज हो गई है, वो 5 हो गया। ठीक है। ऐसे ही अब हम करेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑन 1st April 2011,
ये 20 है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑन 31 मार्च 2012 ये 18 है। तो ये नेट डिक्रीज हुआ। इन दोनों का समेशन करेंगे तो नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जब नेट इंक्रीज हो रहा है तो एक तरह से प्रॉफिट है, और जब ये प्रॉफिट है तो या तो ऊपर लिखें यहाँ पर, और या फिर यहाँ पर माइनस करके लिखें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, एक काम करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं इसको। अदर्स में हमारे पास एक स्पेस होता है, तो यहाँ लिख देते हैं नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये 24 हो गया। ओके, सो दिस इज नील, दिस इज 24। 65% हमें प्रोविजन बनाना है, 13.65, तो 10.35 ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ थोड़ी जगह कम है तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हमारा आया 10.35। हम इसमें लिखेंगे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड 10। सो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैरीड फॉरवर्ड 20.35। ओके, तो इस तरीके से ये P&L को भी हम एक्सटेंड कर दें। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों है अच्छा? इसके ये जो 2-3 एडजस्टमेंट है ये बहुत अच्छे हैं। आई मस्ट से दीज एडजस्टमेंट आर वेरी गुड। सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को मेरी रिकमेंडेशन पर एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें दोबारा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।